हमने पहले ही फोटोसिंथेसिस का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और इसमें हमने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं वो हमने पढ़े हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल के बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी विल टेक अप द लाइट। समवट वी हैव ऑलरेडी डन कि लाइट क्या है, दैट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड what is its important role, that it help in the photosynthesis. Now visible part of the spectrum that ranges from 390 to 760 nanometer, but in this the wavelength which is used by the plants for the photosynthesis, that is the PAR, that is photosynthetically active radiation, that has the wavelength ranging from 400 to 700 नैनोमीटर। यानी कि जो विजिबल पार्ट है उसका जो पार्ट वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पीआर। एंड आउट ऑफ द टोटल पीआर ओनली 2 to 8% ऑफ द पीआर इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, राइट। अब हम इसे स्टडी करने के लिए कि लाइट किस फॉर्म में होती है, फोटोन्स की फॉर्म में है, रेडिएशंस की फॉर्म में है, दैट इज टेकन अप बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब हमें ये स्टडी करना है कि जो हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार्ट में हो रही है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि आपको यहाँ एक ग्राफ बनाना है। एक तरफ दिया गया है एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को अगर आप डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रहे हैं तो वो कैसे अपना एब्जॉर्प्शन शो करेगा। सो व्हाट वाज ऑब्जर्व दैट हियर इन this is observed, this is the chlorophyll A and this is the blue region and this is the red region. Are you getting? This is the red region. Now this is the chlorophyll B. Little up you should make of the blue light and here you should make it little down like this. This is the chlorophyll A and this is the chlorophyll B, right? And it is the wavelength of light. Now what is here, what is shown here, क्या देखा कि जब क्लोरोफिल ए को आपने लाइट दी, विजिबल रेडिएशंस दी, तो इसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया किस रीजन में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट पी वाज शोन मैक्सिमम इन द ब्लू रीजन एंड इन द रेड रीजन, गेटिंग। एंड सिमिलरली क्लोरोफिल बी ने भी अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। अगर हम बात करें, दिस इज क्लोरोफिल ए पीक एंड दिस इज क्लोरोफिल बी पीक, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेडिएशन, द वेवलेंथ, इट शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 440 नैनोमीटर रफली, अगर मैं आपको बात करूं, और यहाँ पे है 460 नैनोमीटर पे इसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया। और अगर हम बी यहाँ पे बात करें तो 730 पे नैनोमीटर पे इसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया, और क्लोरोफिल ए ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया 760 नैनोमीटर पे। तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मींस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें कि किस वेवलेंथ पे उसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए शो करता है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बट वी कैन सी हियर, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ समझ आता है कि अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज मैक्सिमम इन ब्लू रीजन एंड देन सेकंड मैक्सिमम इन रेड रीजन। आपको दिख रहा है कि क्लोरोफिल ए और बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस रीजन में शो कर रहे हैं, ब्लू रीजन में, और ये किस रीजन में शो कर रहा है, रेड रीजन में, ठीक है। और मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन इज हियर इन द ग्रीन रीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मिनिमम एब्जॉर्प्शन, तो यू कैन राइट हियर मिनिमम एब्जॉर्प्शन इन green region. That's why we say that green light is the least effective in the photosynthesis. Blue and red, they play important role. Blue and red region
You remember I told you about the Vibgyor. What is this? This is blue region, this is red region, and this is green region. So blue and red region, they are the most effective in the photosynthesis and green is the least effective. Here it can be shown, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ने मैक्सिमम वही वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ग्रीन को लीस्ट एब्जॉर्ब किया है, रेड और ब्लू रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें मिली है। अगर हम बात करें, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इट इज ब्लू रेड, यानी कि मैक्सिमम कहाँ है ब्लू में, फिर सेकंड मैक्सिमम कहाँ है रेड में, देन मिनिमम कहाँ है ग्रीन में। अच्छा, फिर एक और बात देखो, ब्लू और रेड में एब्जॉर्प्शन कहाँ ज्यादा है, ब्लू में एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। फिर एक और चीज भी देखो ब्लू की पीक ज्यादा बड़ी है, रेड की पीक कम है, तो यानी कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ है, ब्लू रीजन में। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्लोरोफिल बी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है ब्लू रीजन में, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल बी क्या कर रहा है, ब्लू रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और क्लोरोफिल ए सेकंड नंबर पे है। और अगर हम रेड रीजन की बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है उसका पीक बी वाले से थोड़ा ज्यादा है, इट मींस इसकी जो एब्जॉर्प्शन है रेड रीजन में ज्यादा है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए कि ग्रीन एब्जॉर्प्शन मिनिमम है, मैक्सिमम ब्लू के लिए है, और सेकंड मैक्सिमम जो है वो रेड के लिए है। ठीक है, फिर अगर हम कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट और भी होते हैं जिन्हें हम असेसरी पिगमेंट कहते हैं, अगर हम उसका ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा। दिस इज कैरोटीनॉइड, इसके अंदर दो आपको एब्जॉर्प्शन पीक दिखाई देंगी जो शो करेंगी कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होती है, इंडिगो ब्लू रीजन में, इंडिगो ब्लू रीजन में। क्लियर? सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम of the photosynthesis. Clear? Next is action spectrum. देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था, दोबारा से सारा रिपीट करती हूँ आपको। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था कि हम जब किसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इरिडिएट करते हैं रेडिएशन से, तो वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ शो कर रहा था, रेड रीजन में, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। ये बात क्लियर होगी। मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ कर रहा था, ग्रीन रीजन में। अब बात आती है कि लाइट एब्जॉर्ब करके प्लांट करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस। तो उसका एक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या एक्शन है, फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस को कैसे पहचान सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, बाय द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट हम ग्राफ एक और बनाते हैं, दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने क्या लेना है, यहाँ वेवलेंथ है और यहाँ है ऑक्सीजन रिलीज, दैट इज द रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, यानी कि कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। सबसे जो फर्स्ट बनाया गया एक्शन स्पेक्ट्रम, दैट वाज बाय द एंगलमैन। व्हाट ही डिड, he took the alga, that is the green alga, and irradiate that particular alga in the aquatic conditions, and what he observed that the number of the oxygen bubbles released was more in the blue and red region। यानी कि इस तरीके से लाइट दी गई और यहाँ पे एल्गा है, तो what was observed, the number of the bubble was more in the blue and the red region। It means maximum photosynthesis कहाँ हो रही है, ब्लू और रेड रीजन में। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। What was observed, इस तरीके से इसका कुछ पीक हमें नजर आएगा, like this। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखनी है कि जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है, क्लोरोफिल बी का एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है, और कैरोटीनॉइड्स का एक्शन स्पेक्ट्रम ये है। पर जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो अलग अलग नहीं है, अलग सारे मॉलिक्यूल्स का, सब मॉलिक्यूल्स दे ज्वाइन टुगेदर एंड परफॉर्म टुगेदर द फोटोसिंथेसिस। सो वी स्टडी हियर
ऑल टुगेदर all the chlorophyll molecules they perform the rate of photosynthesis. how right? अब इसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन देखा, क्या ऑब्जर्व किया गया, वही कि मैक्सिमम जो रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन था दैट वाज इन द ब्लू एंड द रेड रीजन. ब्लू रीजन में कहा 440 नैनोमीटर एंड 680 नैनोमीटर. तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ थी, यहीं पे थी, अराउंड हमने यहीं पढ़ा था, इसी के बीच में कहीं पे हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिल रही थी ब्लू रीजन में और रेड रीजन में. यही यहाँ पे दिखाई दिया कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ मिली हमें, ब्लू रीजन में, और रेड रीजन में ही हमें मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन हमें मिला. इससे ये प्रूव हुआ, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर हुआ. देखो इन दोनों पीक्स को आप कंपेयर करो, दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे रेड ब्लू रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन थी, तो यहाँ पे देखो जब हमने इसका ऑक्सीजन प्रोडक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया वो भी मैक्सिमम कहाँ था, ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में. तो अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, by how it can be, we can come to know about the rate of photosynthesis by the rate of production of the oxygen. It is maximum in the blue and the red region, okay, and minimum in the green region. Why? क्योंकि यहाँ पे तो लाइट एब्जॉर्ब हुई नहीं. जब लाइट एब्जॉर्ब हुई ही नहीं, लीस्ट एब्जॉर्ब हुई, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी. तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब क्या हुआ था, रेड और ब्लू लाइट, तो वहाँ उस पर्टिकुलर जोन में क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्शन स्पेक्ट्रम. सो एक चीज और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो आपको मिल रहा है प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन का, यहाँ पे कंपैरेटिवली रेड रीजन में ज़्यादा है जबकि ब्लू में थोड़ा सा कम है. देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा थी ब्लू रीजन में, पर यहाँ एक्शन यहाँ पे थोड़ा कम है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है कि ऐसा क्या है कि एब्जॉर्प्शन तो आप दिखा रहे हो कि ब्लू रीजन में ज़्यादा है, रेड में कम है. देखो इसकी पीक ऊपर है, इसकी पीक नीचे है, पर अगर आप एक्शन की बात करो तो यहाँ पे इसकी पीक थोड़ी नीचे है, उसकी पीक थोड़ी सी ऊपर है. रीज़न क्या है, देख रहे हो आप डिफरेंस कि रेड रीजन में जो प्रोडक्शन है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा है, लेकिन हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन तो कम है. इसका एक रीज़न है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर आपने ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, आपने इसे ब्लू रेडिएशन दी, ठीक है, ब्लू वेवलेंथ दी आपने लाइट की. नाउ व्हाट विल हैपन, बिकॉज इट हैज द लेस वेवलेंथ, ब्लू रेडिएशंस हैव द लेस वेवलेंथ, so chlorophyll molecule get excited, it get excited to the higher energy level, right, and it become unstable, and when it come back, because it release some energy, when it release energy, because when it get excited it become unstable. To make itself stable it release some energy, and some energy is lost, right, and then some energy is transferred to the other molecules, other antenna molecules. Are you getting my point? या पढ़ोगे क्लोरोफिल के अंदर कि एक मेन एलिमेंट होता है, एक मेन मॉलिक्यूल होता है और बाकी सारे मॉलिक्यूल अपनी सारी एनर्जी उसको दे देते हैं ताकि वो हायर लेवल पर एक्साइट हो सके, ठीक है. अब ये था हमारे पास ब्लू के केस में. अगर हम बात करें रेड के केस में, ठीक है, वही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, आपने इसे रेड वेवलेंथ दी. अब क्या होगा, इट हैज द हायर वेवलेंथ एज कंपेयर टू ब्लू, इट हैज द हायर वेवलेंथ, but it has the less energy as compared to blue, so it get excited to the higher energy level but lesser to the blue one. ये blue का केस है और ये क्या बता रही हूँ मैं आपको, रेड का. अब क्या होगा, ये भी स्टेबल होने के लिए एनर्जी लॉस करेगा, बट ये एनर्जी लॉस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, रादर इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द अनदर एंटीना मॉलिक्यूल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. मतलब यहाँ पे एनर्जी का जो लॉस था वो ज़्यादा था और यहाँ पे ट्रांसफर पे ज़्यादा जोर दिया गया, यहाँ एनर्जी लॉस कम हुआ. अगर एनर्जी ट्रांसफर ज़्यादा हुई इट मीन्स एक्शन ज़्यादा होगा. एक्शन क्या था, फोटोसिंथेसिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लू रीजन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पे
जो एक्शन स्पेक्ट्रम की कर्व है वो नीचे आई है। क्यों? क्योंकि रेड रीजन में मैंने आपको बताया जब रेड वेवलेंथ दी गई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट तो हुआ बट इट टू द लोअर एनर्जी लेवल एंड व्हेन इट गेट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट from excited to the lower state it directly transfer its energy to the other molecule. No loss of energy here takes place. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रांसफर करेगा, लॉस नहीं होगा यहाँ एनर्जी का। जबकि यहाँ हमने देखा था कि वो इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई चला गया था कि जब वो रिटर्न आता है इट रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लॉस्ट। एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस, राइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइक दैट। पर यहाँ पे रेड रीजन में एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ, रादर ज़्यादातर जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई नेक्स्ट एंटीना मॉलिक्यूल्स के पास टू ट्रांसफर द एनर्जी, राइट। तो इसीलिए ये आपको एक डिफरेंस पता चलता है कि क्यों ब्लू रीजन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के बावजूद रेड रीजन में एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक जो है वो ज़्यादा आई है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज इससे हमें पता चलती है, आप यहाँ ध्यान से देखो, अचानक से यहाँ 680 नैनोमीटर के बाद ग्राफ डाउन चला गया, धड़ाम से गिर गया। क्यों गिरा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचानक से 680 नैनोमीटर के बाद फॉल कर गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस फॉल? ये बल्कि यहाँ से ही पता चला, ये जो फॉल करना है रेड रीजन के बाद, दिस इज कॉल्ड एज द रेड ड्रॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द रेड ड्रॉप कि रेड रीजन के बाद अचानक से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल कर जाती है, दिस इज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप। इसी से हमें ये पता चला कि साइंटिस्ट ने जब इस पे वर्क किया, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट सामने आया। उन्होंने क्या स्टडी किया कि जब हम एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट देते हैं 700 नैनोमीटर तक वो वर्क करती है, पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। यहाँ से डिस्कवरी हुई कि यहाँ पे एक फोटो सिस्टम नहीं है, फोटो सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दैट आर वर्किंग टुगेदर। अब यहाँ पे भी तक ये प्रूव हो रहा था कि 700 नैनोमीटर तक एक फोटो सिस्टम वर्क कर रहा है, राइट। पर अब क्या डिस्कवर होता है कि अगर हम रेड रीजन के बाद जब हम उसे लाइट देते हैं तो अचानक से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन चला गया, दैट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। तो इन्होंने क्या वर्क किया, एमर्सन ने क्या किया, सिंगल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ दी गई जो वर्क कर रही थी कहाँ पे, बिलो दिस 680 पे जो वर्क कर रही थी। 700 पे जो देखो, अगर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट देंगे तो ओनली एक फोटो सिस्टम वर्क करेगा, राइट। अगर हम दोनों लाइट हमने दी कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एज वेल एज लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट वाज देयर एंड शॉर्टर दैट वाज 680 नैनोमीटर। नाउ इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ टू फोटो सिस्टम, कि दो फोटो सिस्टम है प्लांट्स के अंदर और दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। रादर फोटो सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा 680 नैनोमीटर, दैट इज द मेजर फोटो सिस्टम इन द फोटोसिंथेसिस। शायद थोड़ा सा ये आपके लिए नया है कि फोटो सिस्टम क्या आ गया। फोटो सिस्टम क्या है बेटा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जब अपना एक्टिविटी शो करते हैं, दे ज्वाइन टू फॉर्म फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। नाउ अब तक हमें ये लग रहा था कि एक ही फोटो सिस्टम है, यानी कि ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस होती है। पर एमर्सन ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम 680 के बाद रेड रीजन में लाइट देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल कर गया। व्हाट इज द रीजन? जब सब कुछ है फिर क्या फॉल होने का रीजन क्या रहा? तो उन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी सप्लाई किया। तो अब दोनों फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं। अब देखो, किसी चीज़ को चलाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, अगर उसमें से एक वर्क करेगी तो क्या वो प्रॉपरली अपनी एफिशिएंसी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर एक वेवलेंथ थी उसके पास तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि ओनली one photo system was working, and when the shorter wavelength of light was given, the other photo system was also working properly, right? This is called as the photo system 1 and photo system 2. This is P700 and this is P680. P photo system 1 और 2 का मतलब जो पहले डिस्कवर हो गया था that was P का मतलब पिगमेंट, 700 का मतलब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ,
और PS2 का मतलब है P680. 680 मीन्स इट इज एक्टिव एट द 680. सो दिस इज कॉल्ड एज द एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. अब दोबारा से बताती हूँ तुम्हें, रेड ड्रॉप क्या था. देयर इज अ सडन फॉल इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन ए सिंगल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट वाज गिवन ऑफ हायर वेवलेंथ. मींस रेड के बाद जब उसे लाइट दी गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल कर गया. दिस फॉल इज कॉल्ड एज द रेड ड्रॉप. एंड व्हेन एमर्सन what he did, he illuminated the plant with the lower wavelength of light. क्यों? क्योंकि lower wavelength वाला photo system PS2 680 P680 was inactive, so it get activated and there is an increase in the rate of photosynthesis. This is called as the Emerson enhancement effect. Emerson enhancement effect. Is it clear? So these are the important terms. फिर एक टर्म आती है, जब हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की बात कर ही रहे हैं तो क्या होता है, समटाइम फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, इस तरह की टर्म्स आती हैं. फ्लोरेसेंस क्या है, जो अभी अभी हमने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा, दैट देयर इज ए एमिशन. व्हाट इज द फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस? व्हाट इज द फॉस्फोरेसेंस? दैट इज द री-रेडिएशन ऑफ द absorbed energy. So what is this? It is the delayed emission. Phosphorescence that is the delayed emission, means आपने जो source of radiation remove भी कर दिया, after that it is irradiating the radiations, then it is the delayed emission. And what is the fluorescence? That is the immediate release of the energy, that is called fluorescence, जो अभी अभी मैंने आपको क्लोरोफिल के केस में बताया. एक्चुअल में क्या है कि जब एनर्जी फॉल करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, it get excited to the higher energy level and when it return back then it release some energy in the form of radiations, in the form of heat or in the form of fluorescence, right? So what topics we have done here till now. सबसे पहले आपको PAR का पता होना चाहिए क्या है, फिर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू और रेड में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, ग्रीन में मिनिमम है. फिर क्लोरोफिल ए की बजाय क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है और क्लोरोफिल ए की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ है, रेड रीजन में. फिर आपको पता होना चाहिए कैरोटिनॉइड की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे है, इंडिगो ब्लू रीजन में है. फिर आपको पता होना चाहिए एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है. एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था कि आप इसे कंपेयर कर सकते हो. एक्शन स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि जहां मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रही है वहीं पे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, राइट. तो यही इसमें शो किया गया. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे मैक्सिमम थी ब्लू रीजन में, पीक इसकी ज़्यादा है, रेड वाले की पीक तो डाउन है, पर एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ ज़्यादा था. क्यों? क्योंकि जब आपने ब्लू लाइट दी तो उसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा है तो वो बहुत ऊपर चला जाता है, हाईली एक्साइटेड हो जाता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाता है. और व्हेन इट कम इट रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, राइट. एंड इन केस ऑफ रेड द वेवलेंथ इज हायर, एनर्जी इज लेस, सो व्हेन इट गेट एक्साइटेड, व्हेन इट कम बैक it release the energy, transfer the energy to the core molecule, antenna molecules, right. फिर उसके बाद आपको चौथा पॉइंट ये पता होना चाहिए कि ब्लू और रेड का क्या कॉन्सेप्ट है. पांचवा पॉइंट आपको पता होना चाहिए रेड ड्रॉप क्या है, कि जब आपने 680 के बाद 700 नैनोमीटर तक आपने रेडिएशन दी तो फॉल ऑफ फोटोसिंथेटिक, वाई दैट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप. क्यों? क्योंकि एक ही आपने सिस्टम फोटो सिस्टम एक्टिव था P700, तो क्या किया गया, एक शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट वाज सप्लाइड, that work on the 680 nanometer and that will excite the PS2, that is photosystem 2. तो दोनों फोटोसिस्टम काम करेंगे, प्रॉपरली वर्क होगा, तभी उसकी एफिशिएंसी आएगी. फिर उसके बाद आपको छठवीं चीज़ बतानी चाहिए, व्हाट इज एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. यानी कि जब उसने शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट दी तो along with the longer wavelength of radiation, so what happens, there is an increase in the rate of production of the oxygen, means increase in the photosynthesis occur. This is called as a Emerson enhancement effect, right. So this is all about this.